नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की मैंने क्लासेस शुरू करी थी और 28 से आपका एग्ज़ाम शुरू होना था। तो आपका जो पहले फेज़ में जिनका एग्ज़ाम होना है उनका शेड्यूल आ चुका है। आप सबने देख लिया होगा कि आपका पहले फेज़ में एग्ज़ाम पढ़ रहा है तो 23 लाख के आसपास एस्पिरेंट्स का पढ़ रहा है और मतलब अभी ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको 10 से 15 एक्सपेक्टेड सेट करवाए जाए जिसमें अच्छे क्वेश्चन मैथ्स के करवाए जाएँ और 30 नंबर का जो वेटेज है वो आपका सॉर्ट आउट हो जाए। पहले मैंने सोचा था टॉपिक वाइज कवर किया जाए, लेकिन टॉपिक वाइज मुझे असंभव सा लगा 28 से पहले आपको नए नए कॉन्सेप्ट सिखाना। तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जा रही है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि ये जो पीडीएफ होगा इसमें हिंदी में मैं कम्प्लीटली रख रहा हूँ। अंग्रेजी वालों के लिए ट्रांसलेट कर दूंगा और आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप बाकी सारा कंटेंट हमारे चैनल पे अंग्रेजी में है, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। हिंदी वाले बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि कंटेंट हिंदी में होना चाहिए, मैं दोनों में टाइप करूँ बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एकदम मतलब आपके एग्जाम लेवल के होंगे और ग्रुप डी वाले भी जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को जैसा आप रिस्पांस करेंगे, इस वीडियो पे जैसा रिस्पांस आएगा, जैसा रिस्पॉन्ड करेंगे आप, उसी हिसाब से आपको सेट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मैं 10 सेट मिनिमम टारगेट कर रहा हूँ, आगे देखा जाएगा कि ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। पहला क्वेश्चन देखिएगा। कहा गया दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। यदि दोनों संख्याओं को 10 बढ़ाया जाता है तो अनुपात 7:13 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि उनका अनुपात कितना है। आपको अनुपात दिया गया है 5:11। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया? 5:11। अब कहा गया कि जब इसको 10 बढ़ाया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है? 7:13 हो जाता है। आपको दिख रहा होगा कि सर 5 से अनुपात 7 हो गया, यानी वृद्धि कितने की हुई? 2 की। इधर देखिए, 11 से 13 हो गया, यानी वृद्धि कितने की हुई? 2 की। यानी अगर हम अनुपात में 2 की वृद्धि करना चाहते हैं तो हमें संख्याओं को 10 बढ़ाना पड़ता है। यानी कि जो हम 2 बढ़ा रहे हैं अनुपात में, वो वास्तव में अगर हम संख्याओं के मान की बात करें तो उसमें 10 की वृद्धि होती है। यानी कि अगर 2 अनुपात बढ़ाना है तो 10 की वृद्धि, यानी 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 5। अब अगर 1 अनुपात बराबर 5, तो आपसे पहली संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि पहली संख्या 5 अनुपात में बराबर थी और दूसरी संख्या 11 अनुपात के बराबर थी। यानी पहली संख्या 25, दूसरी संख्या 55। आपसे पूछा क्या गया? दोनों संख्याओं का योग। तो दोनों संख्याओं का योग कितने आसानी से निकाल सकते हैं? 5 + 11 16, और 16 में 5 से गुणा कर देंगे, यानी 80 आपका उत्तर हो जाएगा। देखो, 3 सेकंड में प्रश्न कर सकते थे। आपने देखा 5:11 से 7:13 हो रहा है, यानी 2 बढ़ रहा है अनुपात। अनुपात 2 कब बढ़ रहा है? जब 10 जोड़ रहे हैं, यानी कि जो अनुपात में 2 के बराबर है वो वास्तव में 10 के बराबर, यानी 1 अनुपात 5 के बराबर है। तो अगर योग पूछा गया तो 5 11 16 पंचे 80 आ गया। समझ आया आपको? अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो, अगला प्रश्न है कि एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया सेमी स्फीयर के लिए दिया गया है कि 462 है। तो आपसे पूछा गया इसका व्यास कितना होगा? व्यास बोले तो डायमीटर, यानी कि आपसे व्यास पूछा गया। अब देखो, यहाँ पे आपको एक चीज़ जाननी जरूरी है कि अर्धगोले के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है। आप कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हम अर्धगोले की बात करें, अर्धगोले के लिए होता है 3πr², जहाँ पे r त्रिज्या होती है। यानी अगर हम बात करें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की, तो ये बराबर होता है 3πr², यानी टोटल सरफेस एरिया किसके लिए? हेमीस्फीयर के लिए कितना होता है? 3πr²। या सेमीस्फीयर का या हेमीस्फीयर का। तो आपको पता है कि ये बराबर दिया गया 462, यानी आप वैल्यू पुट करें तो हो जाएगा 3 × 22/7 इंटू r² बराबर 462। अब 22 का पहाड़ा याद होगा, 22 दूना 44, और यहाँ 2 बच रहा है, 2 2 22, 22 एकम 22, 3 से काट देंगे ये 7 हो जाएगा। यानी आपका r² बचा 7 का स्क्वायर, 7 × 7 7 का स्क्वायर, यानी कि रेडियस हो गई 7, और अगर त्रिज्या 7 हो गई तो व्यास उसका दुगना होता है, यानी डायमीटर बराबर हो गया 2 × 7 = 14 सेंटीमीटर। 2 × 7 = 14 सेंटीमीटर। समझ आ गया? आपको प्रश्न समझ में आ गया? तो आपको यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ थी वो क्या थी कि अर्धगोले के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 3πr² होता है। ये दिया गया था 462, आपसे 2r यानी कि व्यास पूछा गया था। आपने कितने आसानी से निकाल लिया। अब अगर आप इस वीडियो को अच्छे से शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगली वीडियो आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है।
कहा गया एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2397 है यानी 2397 है, दी गई छूट 15% है, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। यानी आपको अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस निकालना। अब देखो अंकित मूल्य पे कुछ की छूट दी गई तो 2397 में बिकी। अब एक चीज बताओ कि अंकित मूल्य अगर 100 होता, अंकित मूल्य अगर 100 होता तो छूट कितने की दी गई थी, 15% की। 100 का 15% कितना होगा, 100 का अगर मैं पूछूं x% कितना होगा तो आप कहेंगे x होगा। उसी प्रकार 100 का 15% कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 100 में 15 की छूट दी गई। 100 रुपये किसी चीज़ पे लिखा गया था, दुकानदार आपका रिश्तेदार निकला और कहा 15 रुपये छोड़ दे रहा हूँ, यानी बेचेगा कितना, 100 - 15 यानी 85 का। यानी ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना हो गया, 85। और यही बराबर आपको दिया गया 2397। तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया 100 की वैल्यू। अगर 85 बराबर 2397 तो 100 बराबर, चलो चुटकियों में हल करो धड़ाक से, तो 17 × 25 = 85, 17 × 1 = 17, 17 × 4 = 68, 17 × 1 = 17, यानी 5 बराबर 141। आपको निकालना है 100, तो 20 से इधर गुणा कर दो, 20 से इधर गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा। यानी 0 इधर लगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2820 रुपये आपका अंकित मूल्य हो गया। बोलो समझ आया या नहीं। तो ये सारे एक्चुअल एग्जाम लेवल के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे 10 सेट करके जाएंगे, आपका पहले भी दिन एग्जाम है, तो आप वहाँ आग लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस समय रिवीजन करना बहुत जरूरी है और ये सेट जरूर देखें। ठीक है, और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में खूब आग लगाते हैं। कहा गया कि 3√2 + √18 + √50 = 15.5, यानी कि 3 वर्गमूल 2 + 18 वर्गमूल में प्लस √50 = 15.55। तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी। देखो 3√2 लिखो आप, ठीक है, प्लस 18 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में 9 × 2, प्लस ऐसे 50 को क्या लिख सकते हो, 25 × 2, 25 × 2, ये बराबर दिया गया आपको 15.55। आपको पता होगा कि रूट के अंदर कोई स्क्वायर संख्या है तो वो बाहर आ जाती है, यानी 25 का वर्गमूल 5 ऐसे बाहर आ जाएगा, 5√2। सिमिलरली यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, 3√2 बचेगा, प्लस 3√2, यानी आपको पता चल गया 3 + 3 6 + 5 11√2 बराबर 15.55, यानी आपको पता चल गया √2 बराबर हो गया 15.55/11। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया √32 + √72, √32 यानी कि आप कहेंगे √32 बराबर हो जाएगा, अरे देखो इसको 16√2 लिख सकते हैं, मतलब सॉरी अंडर रूट में 16 × 2 लिख सकते हैं, 16 से 4 बाहर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4√2। ऐसे 72 को हम लिख सकते हैं 6√2, यानी 4 + 6√2 की वैल्यू पूछी गई है, जो कि हो जाएगा 10√2। और √2 की वैल्यू पता है तो 10 से गुणा कर दो, यानी ये हो जाएगा 155.5/11। 11 से डिवाइड करोगे, 11 × 1 = 11, 4 × 45, 11 × 4 = 44, और फिर बच कितना रहा है 1 × 15, 11 × 1 = 11 और 11 × 3 = 33, यानी 14.13 आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ आ गया ना, तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया अभी तक, लाइक करो, शेयर करो तड़ाक से। ये प्रश्न देखो, कहा गया sin 60 - 2√3 बराबर क्या होगा। अब देखो साइन का 0 से लेके 90 डिग्री तक वैल्यू पता होगा, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। ये साइन के 0 30 45 60 और 90 की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ये साइन के लिए होता है। ठीक है, अब आपसे कहा गया sin 60, sin 60 कहाँ दिख रहा है, sin 60 यहाँ दिख रहा है। sin 60 कितना होता है, √3/2, हमने रखा √3/2, इसमें से घटाना है 2/√3। अब हर बराबर कर लो, हर बराबर करने के लिए √3 का √3 में गुणा, तो √3 का स्क्वायर, और आपको पता है √a लिखा हो उसका स्क्वायर होता है, तो ये रूट हट जाता है। ऐसे 3 का √3 का स्क्वायर, तो 3 - 2 दूनी 4/2√3, यानी 3 - 4 - 1/2√3 आपका आंसर हो गया। समझ आ गया, अगले प्रश्न पे आते हैं। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में अगर दिख रहे हैं तो चुटकियों में, चुटकियों बोल रहे हो, समझ रहे हो, चुटकियों मतलब चुटकी बजाते 1 सेकंड में हल करना है। कैसे करेंगे, देखो 3 5 और 15 3 अंक दिख रहे हैं और PQR दिख रहे हैं। अब 3 5 और 15 आप ऐसी संख्या सोचो अपने मन में जो 3 5 और 15 तीनों से कट रही हो। आप कहेंगे सबसे छोटी संख्या तो ऐसी 15 हो गई, तो हम उसे ऐसे कहें या हम कहें एलसीएम ले लो जो तीनों पूर्णांक दिख रहे हैं। तो आप सीधे ऐसे सोच लिया करो, 15 लो, 30 लो, 90 लो, 45 लो, कुछ भी लो, लेकिन वो 3 5 15 से कटनी चाहिए। और सबसे छोटी लोगे तो आपको फिर बाद में काटना नहीं पड़ेगा, तो 15 ही ले लेते हैं। अब ये जो दिया गया है इसके बराबर में 15 लिख दो, यानी आप लिख दो 3p बराबर 5q बराबर 15r बराबर 15। हमने क्या कहा, 3 5 और 15 जो लिखा हुआ है इसके बराबर में 15 लगा दो, बात खत्म हो जाएगी। 3 5 और 15 जो लिखा है इसके बराबर में 15 लगाने के बाद बात खत्म।
अब देखो सब बराबर में 15 के हैं, तो 3p का 3 गुना 15 के बराबर है, तो p कितना हो जाएगा 15/3 यानी कि 5। ऐसे 5q बराबर 15, तो q बराबर 15/5 यानी कि 3, और 15r बराबर 15 यानी r बराबर 1। अब आपसे p q r का अनुपात पूछा गया था, p की वैल्यू है 5, q की वैल्यू है 3, r की वैल्यू है 1, सबकी वैल्यू रख दिया, 5:3:1 आपका आंसर हो गया। 5:3:1 आपका आंसर हो गया। तो कुछ लोग कहेंगे ये प्रश्न बहुत आसान था, लेकिन आपके एग्जाम में जो 30 प्रश्न आते हैं, क्या उसमें सारे प्रश्न टफ होते हैं? तो मैं क्यों ऐसे क्वेश्चन करवाऊँ, सीजीएल मेंस के करवा दूँ या कैट के क्वेश्चन करवा दूँ जो आपके एग्जाम में आने नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बस प्रश्न गलत नहीं होने देना है, बाकी एग्जाम का लेवल एवरेज रहता है। एवरेज बोले तो 2-4 अच्छे क्वेश्चन, 2-4 एवरेज क्वेश्चन, 2-4 बहुत आसान क्वेश्चन, और ऐसे 30 क्वेश्चन पूरे कर दिए जाते हैं। समझ आ गया ना? आपको क्या करना है, बेसिकली आपको जो संख्याएं दी गई हैं उनमें पूर्णांक देखना है। 3, 5 और 15 दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 15। अब सबसे छोटी ऐसी संख्या सोचनी है जो 3, 5, 15 से कट रही हो। आपने कहा सर 15 ऐसी संख्या, अब 15 के बराबर कर दोगे तो 3p अगर 15 के बराबर है तो p बराबर 5, 5q 15 के बराबर है, q बराबर 3, 15r अगर 15 के बराबर है, r बराबर 1। इसी का अनुपात पूछा गया था, आपका आंसर सेकेंड ऑप्शन हो गया। और PDF कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे। अच्छा, जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे, इंस्टाग्राम पे अपने डाउट भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम अगर चलाते हो तो किस लिए चलाते हो, वहाँ पे पूछ लिया करो, कुछ भी पूछना है तो। इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, या यहाँ भी देख सकते हो, आई स्मॉल में IMAM, फिर रोहित की स्पेलिंग सबको पता चल गई होगी चैनल पे आके, _त्रिपाठी, अंडरस्कोर मतलब ये नीचे वाला वो है, ठीक है, नीचे वाला जो क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं वही है, ठीक है। तो ये है आपका इंस्टाग्राम ID, और इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जो भी करना है। ये प्रश्न देखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन है बड़ा आसान। देखो क्या कहा गया, कहा गया रीमा के पास, अच्छा ऐसे प्रश्न आपके रेलवे में खूब दबा के पूछे जा रहे हैं। कहा गया रीमा के पास लीना से 4 सिक्के अधिक हैं, लीमा के पास बानी से 1 सिक्का अधिक है, और बानी के पास हिना से 1 सिक्का अधिक है। कहा गया हिना के पास एमी से 4 सिक्के अधिक है, और ऐसे अभी यहाँ पे तो 5 ही लोगों का नाम दिया गया, 1000 लोगों का नाम दे सकते हैं। तो क्या करना होता है उसको ध्यान से समझेंगे, और उसके बाद वहाँ एग्जाम में जाके आराम से करके आएंगे। देखो कहा गया कि रीमा के पास लीमा से 4 सिक्के अधिक है, तो ऐसे ऊपर से ना शुरू करिएगा, सबसे नीचे से शुरू करिएगा। सबसे लास्ट में नाम आ रहा है एमी का, यानी एमी के पास अगर ए सिक्के हैं तो हिना के पास एमी से 4 सिक्के अधिक है, यानी हिना के पास ए से 4 सिक्के अधिक, यानी A+4 सिक्के, ठीक है। अब कहा गया बानी के पास हिना से 1 सिक्का अधिक है, यानी बानी के पास A+4 से 1 सिक्का ज़्यादा है, यानी A+5 सिक्के। और आपको दिख रहा होगा कि जो लीमा है उसके पास बानी से 1 सिक्का अधिक है, यानी लीना के पास A+5 से 1 सिक्का अधिक है, यानी A+6 सिक्का है। और आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम रीमा की बात करें तो उसके पास लीमा से 4 सिक्के अधिक हैं, यानी रीमा के पास इससे 4 सिक्के अधिक हैं, यानी कि A+6 से 4 सिक्के अधिक, यानी A+10 सिक्के। अब आप सबसे पहले क्या काम करो, टोटल सिक्कों की संख्या निकालो। तो A+4, A+5, A+6, A+10 जोड़ दो सबको। जोड़ोगे तो A+A+A+A 5 बार आएगा तो 5 ये हो जाएगा, प्लस 4, 5, 9, 6, 15, 10, 25, इतने कुल सिक्के हैं। अब कहा गया कि उनको सबको समान सिक्के चाहिए। 5 लोगों में 5 A+25 अगर डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे 5 एकम 5, 5 पचे 25, यानी सबके पास A+5 सिक्का होना चाहिए, A+5 सिक्का होना चाहिए, यानी सबके पास A+5 सिक्का होना चाहिए। अब देखो हम क्या करते हैं, देखो इन बहन के पास, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इनके पास है A+10 सिक्का। यहाँ से 5 सिक्का निकाल रहे हैं हम, यहाँ से 5 सिक्का हम निकाल रहे हैं, और अगर 5 सिक्का निकालेंगे तो इनके पास कितना बचेगा, A+5, और ये 5 सिक्का यहाँ पे डाल दे रहे हैं, यानी पहले 5 सिक्के ट्रांसफर हुए। अब देखिए इनके पास A+5 है और इनके पास 1 सिक्का ज़्यादा है, इनके पास 1 सिक्का कम है, यानी यहाँ से 1 सिक्का निकाल रहे हैं और यहाँ पे 1 सिक्का डाल दे रहे हैं, यानी इनके पास कितना हो गया A+5, 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 यानी हमने कुल सिक्के ट्रांसफ़र कितने किए, देखो 5 तो यहाँ से गया, यानी 5 ही वाला, और 1 सिक्का यहाँ से निकल के यहाँ गया, यानी 1 सिक्के का ट्रांसफ़र और हुआ, तो टोटल कितने सिक्के ट्रांसफ़र हुए, 5, 1, 6। बस बात खत्म। कुछ था इस प्रश्न में, आपको सबसे पहले कुल सिक्के निकालने हैं, फिर 5 से डिवाइड करना है, यानी 5 से डिवाइड करने के बाद सबके पास A+5 सिक्के चाहिए। अब A+10 वाले और A को एडजस्ट कर देंगे, यानी 5 सिक्का यहाँ से ट्रांसफर मारा, यहाँ पे A+5 बचा, यहाँ पे भी A+5, इनके पास A+5 ऑलरेडी है तो इनको तो कुछ ना चाहिए ना ये दे पाएंगे, इनके पास इससे एक ज़्यादा है, इनके पास एक औसत से कम है,
यानी यहाँ से एक सिक्का निकाल के इधर डाल देंगे, यानी 5 पहले ट्रांसफर हुआ था, एक और, यानी 6 सिक्के ट्रांसफर हों तो सबके पास सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगी। समझ आ गया ना? तो वीडियो को लाइक करो। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो ये जो प्रश्न है बहुत आसान है, लेकिन ये सब प्रश्न करने के लिए छोटी सी ट्रिक आपको चाहिए होती है। ट्रिक में क्या कब काम करती है और कैसे काम करती है उसको देखिएगा। आपको दिया गया √10 + √4, √11 + √3, √7 + √7 में सबसे छोटी संख्या कौन सी? अब देखो सबसे पहले जानना जरूरी है कि देखो इसको अगर ट्रिक ना जाने तो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा समय लग जाएगा। अब ट्रिक क्या है? सबसे पहले रूट वाली संख्याओं के अंदर जो लिखे, मतलब रूट के अंदर जो संख्या लिखी उसको जोड़ो, तो 7 7 14, 11 3 14, 10 4 14, यानी ये ऐसी संख्याएं दी गई हैं जिसकी वैल्यू रूट वाली संख्याओं के बराबर। अब आपको क्या काम करना है? आपको करना है, अगर ऐसा कुछ दिया जाए कि रूट में दो संख्या यानी कि √a + √b दे दिया जाए, √c + √d दे दिया जाए और √e + √f दे दिया जाए, तो अगर आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, और ऐसा भी दिया जाए कि a + b = c + d = e + f, यानी चारों के योग बराबर हों, यानी इन दोनों की योग इन दोनों की योग इन दोनों की योग बराबर हो, तो आपको क्या करना है? आपको सीधे सीधे करना है गुणा। किसका? ये जो रूट के अंदर संख्या लिखी है, तो 11 3 11 पहाड़ा तो याद होगा, 7 7 49, ऐसे 10 चौको 40। अब आपने गुणा कर दिया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि गुणा करने पे जो वैल्यू सबसे छोटी देगी, गुणा करने पे जो सबसे छोटी वैल्यू देगी वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन दे रही है? बीच वाली संख्या, यानी 11 3 33। तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? √11 + √3। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जिसका गुणनफल सबसे ज़्यादा, यानी अगर आपसे सबसे बड़ी पूछा जाता तो √7 + √7 हो जाता, सबसे छोटी पूछा जाए तो √11 + √3 हो जाए। और अगर इसको बढ़ते या घटते क्रम में लिखना हो तो आप कहेंगे अगर बढ़ते क्रम में लिखना है तो √7 + √7 सबसे बड़ा हो गया, इससे छोटा √10 + √4 है, फिर इससे छोटा कौन है? √11 + √3। ये बढ़ता क्रम है, घटता क्रम लिखना है तो √7 + √7, इससे छोटा है √10 + √4 और इससे छोटा है √11 + √3। ठीक है, तो ये घटता क्रम हो गया, ये बढ़ता क्रम हो गया, और बड़ी छोटी आप निकाल सकते हैं। समझ आ गया? देखो कहा गया वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 709 में जोड़ा जाए तो संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब किसी पूर्णांक का स्क्वायर, यानी कि अगर कोई संख्या किसी पूर्णांक का स्क्वायर है, पूर्णांक का वर्ग है, तो वो क्या कैसी संख्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग की संख्या। अब देखो 709 आपको दिख रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसको करने का बेसिक क्या है? तो बेसिक के लिए क्या करना है? आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। वर्गमूल निकालने के लिए लास्ट दो अंकों को ऐसे लिख लेना है, दो अंकों को लिख लेना है ऐसे, और एक जो अनपेयर वाला है, जो इसकी जोड़ी नहीं बन रही, ऐसी संख्या बताइए जिसका स्क्वायर 7 से कम हो, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4, 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, जो पहाड़ा पढ़ा यहाँ पे लिखेंगे ये हो जाएगा 4, आपका बचा 309, यहाँ पे 2 2 को जोड़ देंगे ये हो जाएगा 4। अब 4 में कितनी बार ले जाएं कि आपका 309 से ज़्यादा ना हो? आप कहेंगे 6 बार ले जाएंगे, जितनी बार ले जाएंगे वो यहाँ पीछे भी लिख देंगे, 6 छक्के 36, 6 चौको 24 और 6 चौको 24 और 3 27। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो भी संख्या आएगी वो 26 के बाद पॉइंट 709 में आ रहा है, मतलब 709 का वर्गमूल निकालने में 26 के बाद पॉइंट आ रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको दिख रहा है 6 बार तो आराम से पहाड़ा पढ़ पा रहे हैं, 6 बार पढ़ रहे हैं तो 276 हो रहा है, लेकिन आपको इसमें जोड़ना है कोई संख्या, आपको 709 में जोड़ना है। तो जोड़ने की बात की जाएगी तो यहाँ पे 6 बार ना ले जाके जितनी बार जा सकता है उससे एक बार ज़्यादा बार ले जाएंगे, यानी कि 6 बार जा सकता है 7 बार ले जाएंगे। अब 7 बार ले जाओगे तो 7 7 49, 7 चौको 28, 4 32। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि कितना कम है, नहीं तो ये 329 पूरा पूरा हो जाता। यानी अब ये सीधे सीधे लास्ट में जो दो संख्याएं दिख रही हैं इन्हीं का अंतर ले लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 309 और 329 का डिफरेंस कितना है? 20। तो यही 20 अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया? क्या करना है आपको? वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल के लिए लास्ट से शुरू करते हैं, पेयर बनाते हैं, यानी कि जोड़ी बनाते हैं। 7 की जोड़ी नहीं बन रही तो 2 दूनी 4, आपने कहा 309 बन रहा है। अब अगर 6 बार ले जाते तो आराम से चला जाता 276, लेकिन आपको पूछा गया 709 में कुछ जोड़ना है, यानी हमें मैक्सिमम ले जाना है। तो 6 मैक्सिमम जा रहा था, उससे एक बढ़ा के ले जाओ, तो 7 बार ले जाओगे तो 329 बचेगा, और जो लास्ट की संख्या आएगी यानी ये 329 और 309, इसी का जो अंतर होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक तो ये ट्रिक है। दूसरी ट्रिक, आपको पता होगा 709 के आसपास स्क्वायर कौन से बन रहे हैं? 26 का स्क्वायर बन रहा है 676 और 27 का स्क्वायर बन रहा है 729। ये जो संख्या है ये इन दोनों के बीच की है।
अब अगर पूछा जाता कि क्या जोड़ा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसे 27 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। यानी कि इससे पहले देखो 676 और 729 के बीच में तो कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या है नहीं। यानी अगर इसमें कुछ जोड़ना है और परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसको 729 बनाना पड़ेगा। मिनिमम संख्या अगर बनानी है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 709 में कितना जोड़ें कि 729 हो जाए, तो 20। और अगर पूछा जाता है कुछ घटाने पे, तो आपको क्या करना पड़ता है, 709 में से कितना घटाएं कि 676 हो जाए, तो आपको आ जाता 33। यानी 33 अगर घटा दें, यहाँ पे जोड़ा जाए तो 20 आ जाएगा। अगर पूछा जाता है कितना घटाया जाना चाहिए मिनिमम ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप कहते हैं 33। समझ आ गया, तो आपका 20 आंसर। देखो ये प्रश्न बेईमानी वाला है, दुकानदार से बेईमानी वाला। जो दुकानदार दूध वाले बेईमानी करते हैं। कहा गया एक दूध वाला 20 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और इसे 22 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच देता है। कहा गया यदि वह प्रत्येक 8 लीटर शुद्ध दूध में 2 लीटर पानी मिलाता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो। अब ऐसे प्रश्नों के लिए आप बहुत ट्रिक पढ़ते हो, लेकिन बेसिक से कितना आसानी से कर सकते हो वो देखो 20 रुपये प्रति लीटर वो खरीदता है, उसके पास अगर 8 लीटर दूध होता है तो उसमें वो 2 लीटर पानी मिला देता है, यानी कि 8 + 2 लीटर बना देता है। यानी अब उसके पास वो बेचेगा कितना लीटर, 8 लीटर ओरिजिनल दूध के रूप में वो बेचेगा 10 लीटर बना के। 8 लीटर दूध को वो 10 लीटर बना के बेचेगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदता है। यानी कि 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उसने खरीदा था कितने लीटर, 8 लीटर। और आपने देखा कि 22 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है कितने लीटर, 10 लीटर, क्योंकि 8 लीटर को तो उसने 10 लीटर बना दिया। आपको दिख रहा होगा कि सर उसने 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 8 लीटर खरीदा था, लेकिन 8 लीटर दूध में उसने 2 लीटर और पानी जोड़ के इसको 10 लीटर बना दिया। यानी 20 में 8 लीटर खरीदता है और 22 में 10 लीटर बेचता है। यानी कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 22 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 10 लीटर का मूल्य 22 × 10 220, और 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 8 लीटर का क्रय मूल्य 160। यानी जो चीज़ 160 की खरीदी थी वो 220 की बेच रहा है, तो कितने का लाभ उठा रहा है, 60 रुपये का। 60 160 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे 6/16, 2 3 6, 2 8 16। आपको पता होगा 1/8 12.5% होता है, तो 3/8 12.5 × 3 यानी 37.5% हो जाएगा। अब अगर आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी तो आपको एग्जाम में कैसे करना है। देखो 8 लीटर में 2 लीटर मिलाता है, यानी 10 लीटर कर लेता है। जो ज़्यादा है वैल्यू उसके नीचे 10 लिख दो, जो कम है उसके नीचे 8 लिख दो। 20 8 160 का खरीदा, बेचा कितने का, 220 का। 60 रुपये का फायदा, यानी कि 3/8 का फायदा। 1/8 12.5%, 3/8 बराबर 37.5%। ऐसे आंसर आ जाएगा। तो जिनको बेसिक पे कमांड हो जाएगी वो ट्रिक से तेजी से करेंगे। देखो ये प्रश्न देख लो, कहा गया 3 बिंदु दिए गए हैं, -5 7 4 -1 4 -1 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप बस ये नहीं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिखा, आप फार्मूला लगाए बैठे हो कि अगर किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं तो उसका क्षेत्रफल, फार्मूला आपको पता होगा, हाफ टाइम्स ऑफ x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 और प्लस x3 × y1 - y2 होता है। अब ये फार्मूला कुछ लोग तुरंत कूद के लगा देंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा जो भेजा दिमाग, मतलब भेजा दिया है भगवान ने, दिमाग दिया, उसका यूज किया करो। देखो आपको दिख रहा होगा, देखो मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि अंश ड्रा कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस को, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट होता है, ये एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, मैं चारों चतुर्थांश ड्रा कर रहा हूँ। अब आपको पता है, देखो मान लो एक्स एक्सिस पे धनात्मक, ये एक्स एक्सिस का धनात्मक भाग होता है, ये ऋणात्मक, ऐसे ये वाई एक्सिस का धनात्मक, ये ऋणात्मक। नीचे की तरफ आएंगे तो ऋणात्मक, ऐसे इधर एक्स पे दाएं तरफ जाएंगे तो धनात्मक, बाएं तरफ जाएंगे ऋणात्मक, ऐसे वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ जाएंगे धनात्मक, नीचे की तरफ ऋणात्मक। अब कहा गया कि बिंदु कौन सा दिया गया है, 4 - 1 4 - 1, एक्स एक्सिस पे 4 वाई एक्सिस पे -1, ये बिंदु हो गया 4 - 1 मान लो, ठीक है। अब दूसरा बिंदु कहाँ दिया गया, मान लो -5 7, यानी एक्स एक्सिस पे निगेटिव, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे -5 7 होगा, ये बिंदु हो गया आपका, ठीक है। अब पहला बिंदु मान लो ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, तीसरा बिंदु का है, तीसरा बिंदु भी सेम है, देखो 4 - 1। तो आपको पता है कि अगर किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष को एक ही बिंदु पे कर दिया जाए तो त्रिभुज बचेगा ही नहीं, वो रेखा हो जाएगी। आप तीनों बिंदुओं को ज्वाइन करो तो दूसरा बिंदु भी यही है, तीसरा बिंदु भी यही है, यानी अगर तीनों बिंदुओं को ज्वाइन करोगे तो त्रिभुज मिलेगा ही नहीं, और त्रिभुज मिलेगा ही नहीं तो ये रेखा बचेगी, और रेखा का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। यानी आपको सीधे देखना है कि अगर त्रिभुज के शीर्षों में
कोई दो शीर्ष समान हो गए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब वो त्रिभुज रह ही नहीं जाएगा, यानी वो रेखा बन जाएगी और रेखा का क्षेत्रफल कितना होता है, 0 होता है। समझ आ गया? तो आपका आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। एक प्रश्न आपके एग्जाम में ये बहुत सुंदर सा पूछा जाता है, कहा गया कि अगर एफ एक्स, ऐसे कुछ दे दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि बड़ा कठिन क्वेश्चन है, कि एफ एक्स बराबर इतना दिया गया, जी एक्स बराबर एक्स माइनस 3, इससे विभाजित किया जाता है तो शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, यही पूछ लिया जाता है। और देखो बड़ा सड़ा हुआ प्रश्न होता है, इसमें बस थोड़ी सी ट्रिक, किससे डिवाइड किया गया, जी एक्स से, तो जी एक्स जो दिया गया उसको 0 के बराबर कर दो, यानी एक्स माइनस 1/3 बराबर 0, यानी यहाँ से हम कहेंगे एक्स बराबर 1/3 हमें मिल गया। अभी भी आपको शांति से नहीं बैठना है, 3 का एक्स में गुणा कर दो, यानी 3x बराबर 1 लिखा है। आपको दिया गया 3x बराबर 1, यानी आपके पास है 3x प्लस 1, एक खजाना। अब आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें आओ, 27x³ लिखा हुआ है, 3x का होल क्यूब लिखा हुआ है, माइनस 45x² को 5 × 9x² यानी 5 × 3x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 9x लिखा हुआ है 3 × 3x और प्लस 12। आप सीधे सीधे 3x की हर जगह वैल्यू रख दो, तो ये जो इसकी वैल्यू आएगी वही हो जाएगा शेषफल। 3x बराबर 1 रखने के बाद 3x बराबर 1 रखो तो 1 का क्यूब 1 माइनस 5 × 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 3 × 3x यानी 3 × 1 3 और प्लस ये 12 लिखा हुआ, ठीक है, प्लस 12 यानी 12 3 15, 15 में से 5 घटेगा 10 और 10 1 11, आपका शेषफल क्या हो जाएगा, 11। तो आपको क्या करना है, जिससे भाग करना है उसको 0 के बराबर करो, वहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि 3x बराबर 1/3 हो गया, सब में मतलब इसमें वैल्यू रख दो 3x बराबर 1, आपका जो भी आएगा, मान लो यहाँ पे r आता तो वही r शेषफल हो जाता। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो ये प्रश्न देखो, कहा गया बी और सी समान कार्य कुशल है। ऐसा प्रश्न दिया जाए बी और सी समान कार्य कुशल, मतलब बी जितना कार्य करता है उतना ही सी, तो आप लिख लो बी बराबर सी कार्य करता है। कहा गया लेकिन ए की क्षमता बी और सी प्रत्येक की क्षमता की आधी है, यानी ए की क्षमता जो है वो बी और सी की क्षमता की आधी है, यानी बी और सी हम कुछ भी मान लें, हम मान लेते हैं 2 काम करते हैं, 2 यूनिट कार्य करते हैं, तो ए करता है 1 यूनिट। समझ आ गया? अब कहा गया ए और बी एक कार्य शुरू करते हैं और 3 दिन बाद सी उसमें जुड़ता है, यानी कि ए और बी ने कार्य शुरू किया, ए और बी ने कार्य करना शुरू किया और 3 दिन बाद सी उसमें जुड़ जाता है, यानी ए और बी ने कार्य शुरू किया और 3 दिन तक कार्य किया, यानी कि इन्होंने 3 दिन तक कार्य किया, उसके बाद इसमें सी भी जुड़ गया, यानी सी भी आ गया। तो कहा गया यदि ए अकेले उस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है, ध्यान से देखिएगा, ए एक दिन में कितना करता है, 1 यूनिट, 14 दिन में यह कार्य को कर सकता है 1 यूनिट, यानी एक टॉफी रोज खाते हो 14 दिन तक टॉफियाँ खा सकता है, यानी कुल टॉफी कितनी रही होगी, 1 × 14 यानी कि 14, यानी 14 यूनिट आपका कार्य था। अब 14 यूनिट कार्य में से ए और बी ने 3 दिन कार्य किया है, ए और बी ने 3 दिन कार्य किया, ए करता है 1 कार्य, बी करता है 2 कार्य, 1 दिन में ये दोनों मिलकर कितना करेंगे, 3 1 दिन में करते हैं, तो 3 दिन इन्होंने कार्य कर लिया, यानी 9 यूनिट तो इन्होंने कर ही दिया है। 14 यूनिट में से 9 यूनिट इन्होंने कर दिया, यानी अभी बचा कितना है, 14 - 9, यानी कि 5 यूनिट बचा हुआ है। और अब आपको पता है कि जब 5 यूनिट बचा हुआ है तो ए बी तो कर ही रहे थे, साथ में सी भी कार्य कर रहा था, यानी ए और बी मिलके 2 2 2 और 1 3 और सी मिलके, मतलब कि ए 1 करता है बी और सी 2 2, यानी 2 2 4 1 5 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं। तो इस 5 यूनिट, यही पूछा गया कि कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, जो बचा हुआ कार्य है वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। आपको पता है 1 दिन में 5 यूनिट हो रहा है, 5 यूनिट करने के लिए 1 दिन लगने वाला है, ठीक है, 1 दिन लगने वाला है। अब ये तो समझाने के लिए हो गया, अदरवाइज आपको ए सीधे लिख देना था, ए की क्षमता आधी लिखी तो ए 1 लिख दो, बी और सी 2 2 लिख दो। अब आपसे कहा गया ए 14 दिन में कर सकता है, यानी ये 14 टोटल वर्क हो गया। कहा गया ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, 3 दिन तक कार्य करते हैं, यानी 1 2 3 एक दिन में हो रहा है और 3 दिन तक कार्य कर दिया, यानी 14 - 9 हो गया, यानी 5 यूनिट बचा हुआ है। और जब 5 यूनिट बचा हुआ है तो आपको पता है ए बी और सी तीनों कार्य कर रहे हैं, यानी 1 2 3 2 5 हो रहा है, तो 5 करने में 5/5 यानी 1 दिन लगेगा। बोलो आसान है या नहीं? ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न देख लो, कहा गया, अच्छा ये ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में खूंखार तरीके से आते हैं और तड़ाक से आपको नंबर दिला के चले जाते हैं। कहा गया 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग है पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे सभी 10:15 पे एक साथ बदलते हैं तो फिर से एक साथ कितने बजे बदलेंगे। अब देखो ऐसा प्रश्न रेलवे में ही पूछ रहा है और बड़ा आसान होता है। आपको दिया गया पहला 24 सेकंड के बाद दप दप करती है, दूसरा 36 सेकंड के बाद दप 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 करती है और तीसरी 54 सेकंड के। अब ऐसे दिया जाए कि ए सेकंड, बी सेकंड, सी सेकंड, तो आपको बस सीधे इसका 24, 36 और 54 का एलसीएम लेना है। अब आप पुराने तरीके से एलसीएम लो तो वो गलत होगा,
आपको सीधे सीधे 24, 36 और 54 लिखना भी नहीं है, मैं यहाँ पे लिखना मतलब लिख रहा हूँ समझाने के लिए। 24, 36, 54 लिखा। आप एक चीज़ बताओ, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या आप अगर 4 सब में से निकाल लो तो ये बचेगा 6, ये बचेगा 9, ये बचेगा आपका, यहाँ से 2 ही निकलेगा, लेकिन इन दोनों से 4 निकल रहा है तो इससे 27 बचेगा। 9 और 27 का एलसीएम कितना होता है? क्योंकि 27 9 से कट रहा है, यानी ये 27 हो जाएगा। अब 27 और 6 का आपको पता है इसमें केवल 3 कॉमन आ रहा है, यानी कि इसमें 9 से गुणा कर दो तो 9 छक्के 54, 54 चौको 216, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 216। मेरे कहने का मतलब समझे? देखो 9 और 27 का एलसीएम 27 हो गया। अब 6 और 27 में 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 27 को लिख सकते हैं, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 9। अब आप देखिए अगर इनका एलसीएम निकालना है तो 3 तो कॉमन हो गया, 2 3 6 9 54, ये इन दोनों का एलसीएम हो गया तो 54 चौको 216, यानी कि इन तीनों का एलसीएम हो गया 216। अब आपने कहा कि सर 216 सेकंड बाद ये एक साथ, जो एलसीएम आएगा उतने सेकंड बाद ये एक साथ चलेंगे। 216 सेकंड अगर हम मिनट में बदलना चाहें तो 60 से डिवाइड कर लो, 60 तियाँ 180, 3 मिनट और 36 बच रहा है तो 36 सेकंड, ये 3 मिनट 36 सेकंड बाद ये एक साथ जलेंगी। 10 बज के अगर 15 मिनट पे वो जली थी तो 3 मिनट बाद 10 बज के 18 मिनट और 36 सेकंड हो, यानी 10 बज के 18 मिनट 36 सेकंड पे ये पुनः एक साथ चलेंगे। और जबकि चूंकि यहाँ पे पूर्वाहन दिया गया था, यानी कि एएम दिया गया था, तो ये एएम ही होगा। ठीक है, समझ आ गया? एक प्रश्न, और ये खतरनाक प्रश्न आपको दिख रहा होगा, लेकिन यह है बड़ा आसान, बड़ा मासूम सा प्रश्न है। देखो अगर आपको ऐसी सीरीज दिख जाए तो आपका 2 नंबर आपका होना चाहिए। आप सब में देखो 5 और 9 का अंतर कितना है 4, 9 और 13 का अंतर कितना है 4, 13 और 17 का अंतर क्या है 4, 61 और 65 का अंतर क्या है 4, यानी सब में 4 4 4 का अंतर आ रहा है। तो आप आगे लगा दो 1/4, बात खत्म हो जाए। और फिर एक तरफ से जो भाई साहब लिखे हैं सबको लिखते चले जाओ, यानी 1/5 गुणे 9 को 1/5 माइनस 1/9 लिख लो, प्लस ऐसे 9 13 को 1/9 माइनस 1/13 लिख लो, और प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट वाले को भी ऐसे लिख दो 1/61, मतलब आगे वाले को प्लस बाद वाले को माइनस लिख दो। अब आप सीधे सीधे क्या काम करो, बाकी सबको काट दो, पहले और अंतिम को छोड़ दो, यानी ये बचा 1/4 इंटू ये बचेगा 65 माइनस 65 गुणे 1 65, या 5 और 65 का एलसीएम ले लो तो बचेगा 65, यानी हर में आ गया 65, यहाँ पे 13 से गुणा 13 माइनस 1 यानी 12, तो 4 एकम 4 4 तियाँ 12, यानी 3/65 आपका उत्तर हो जाएगा। यानी अगर ट्रिक आपको लगानी है तो सीधे क्या करना है, अंतर जो है उसको आगे लिख लो 1/4 बटे। आपको क्या काम करना है, जो सबसे शुरू हो रहा है और जो सबसे लास्ट में है उन दोनों का एलसीएम ले लो, जो सबसे शुरू में है और जो सबसे अंत में है उसका एलसीएम ले लो, 5 और 65 का एलसीएम 65, और इन दोनों का अंतर ले लो, 65 माइनस 5 60। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर एक चीज़ बताओ, 5 12वें में 60 होता है, 5 13वें में 65 होता है, 4 से ये कटता है 3, एक मिनट हमने कहीं गलत कर दिया क्या, 5 और 65 यानी कि अच्छा हाँ हमने गलत कर दिया। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्या कहा कि सबसे शुरू वाला और सबसे लास्ट वाले का एलसीएम लीजिए, 5 और 65 का एलसीएम 65 हो गया। अब आपको क्या करना है, 5 में कितने से गुणा करें कि 65 हो जाए 13, और 65 में कितने से गुणा करें कि 65 हो जाए 1, दोनों का अंतर ले लो। हाँ अब सही आ रहा है, यानी ये हो गया 1/4 इंटू 13 माइनस 1 12/65, 4 से कटा 4 तियाँ 12, बोलो समझ में आया, 3/65 आपका उत्तर हो गया। तो ट्रिक इतनी आसान होगी। अब देखो एग्जाम में आपको करना है तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है, एग्जाम में आप क्या आ गया सीधे सीधे क्या करना है, बस क्या सेम होना चाहिए, अंतर सबका सेम होना चाहिए। आप देखें प्रश्न आपके एग्जाम में पहली बार आपके स्क्रीन पे आया, 5 9 9 13 सब में अंतर दिख रहा है 4 4 4, जो अंतर है उसको 1/, में लिख दो, लिख दिया। सबसे शुरू वाला 5, सबसे अंतिम वाला 65, इन दोनों का एलसीएम 65। 5 में कितने से गुणा करेंगे 65 हो जाए, 65 में 13 में से 1 12, 12 4 से कट के 3, 3/65 आपका उत्तर हो गया। अब इसको तो लिखना भी नहीं है एग्जाम में, आपको पता है 1/4 आ जाएगा, 65 और 5 का एलसीएम 65, यानी 1/4 गुणे 65 और ऊपर 12, 12 पंचे 60, मतलब 4 तियाँ 12, यानी नीचे तो 65 ही रहेगा, ऊपर 4 से 12 में डिवाइड होकर 3, तो आपका उत्तर हो गया 3/65। और कुछ ऑप्शंस को तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे, आपने जैसे एलसीएम लिया था कि 5 और 65 का एलसीएम 65 होगा तो नीचे तो 65 आना था, यानी 45 नहीं होगा, या तो 65 आएगा या तो 65 के टेबल का आएगा, यानी 65 नहीं आ रहा है, मतलब 45 65 के टेबल का नहीं, 35 नहीं, 35 नहीं, आपका एक ही ऑप्शन था, तो ऐसे भी मार्क कर सकते थे। ठीक है, तो ये थे आपके 15 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो आपको पता है क्या करना है, LIKE, और फिर क्या करना है, और फिर क्या करना है, जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर प्रेस करके
ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल। और जल्दी ही हम अगले सेट के साथ भेंट करेंगे, तब तक के लिए एंजॉय करो, चैनल पे बहुत सारा कंटेंट।